हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरीश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम सभी लोगों 1000 प्रश्नों के संग्रह सीरीज के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सभी लोग पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। और आइए, हम सभी लोगों ने 100 क्वेश्चन मानव भूगोल का अभ्यास कर चुके थे। अब 100 क्वेश्चन से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप यह देख चुके होंगे कि इस प्रैक्टिस सेशन में यदि आप बुक पढ़ते होंगे तो बुक से कहीं ज़्यादा इसको देख लेते होंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता होगा। तो एक बार पुनः है आपके लाभान्वित होने वाला है सीरीज, मानव भूगोल की सीरीज अमरीश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संचालित हो रहा है। तो आप सभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा आयोजित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम सभी लोग आइए पुनः एक बार देखते हैं और अधिक से अधिक मार्क प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन पुनः इसको देखते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम निम्न में से है, क्या है? नंबर 1 कृषि, नंबर 2 पशुपालन, नंबर 3 शिकार करना, नंबर 4 लकड़ी काटना। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो सबसे सटीक उत्तर होगा क्या होगा? आप सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं। क्या लिखते हैं आप लोग भाई, क्या उत्तर होगा इसका? ये उत्तर लिखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम निम्न में से क्या है? क्या कृषि है, पशुपालन है, शिकार करना है, लकड़ी काटना है? विश्व का सबसे प्राचीनतम, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम व्यापार है, उद्योग है शिकार करना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भोजन संग्रह या संचय मुख्यतः प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? क्या वनस्पति से प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है, या सभी से प्राप्त होता है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ध्यान दीजिएगा, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जो भोजन संग्रह होता है वह किससे संग्रह होता है भाई? भोजन संग्रह किससे होता है, संचय किससे होता है? क्या वह वनस्पति से होता है, पशुओं से होता है, कृषि से होता है, सभी से होता है? जो भोजन संग्रह होता है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, पशुओं से होता है। ठीक है, आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, विश्व में सबसे चतुर शिकारी निम्नांकित में से किसे माना जाता है? चतुर मतलब चालाक। क्या पिग्मी को माना जाता है, यूकाधिर को माना जाता है, स्कीमो को माना जाता है, बुशमैन को माना जाता है? इसमें करेक्ट एक्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर इज द सी, स्कीमो को सबसे चतुर चालाक शिकारी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। और 103 क्या कह रहा है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? टेंगा प्रदेश में, क्या कह रहा है भाई? टेंगा प्रदेश में पशुओं का शिकार निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है? पशुओं का शिकार, क्या वह तेल के लिए, क्या उसे मांस के लिए, क्या हड्डियों के लिए, क्या शमूर के लिए? तो जो टेंगा टुंड्रा नाम क्षेत्र सुने होंगे, साइबेरिया क्षेत्र में अवस्थित है यह क्षेत्र। वहाँ पर पशुओं का जो शिकार किया जाता है वह शमूर के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104। औद्योगिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, औद्योगिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, नंबर 1 कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नंबर 2 कह रहा है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, नंबर 3 कह रहा है कोड़धारी वन, नंबर 4 कह रहा है टुंड्रा वन। टेंगा टुंड्रा तो कह रहा है, लेकिन जो औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है वह वन है कोड़धारी वन। कौन सा वन भाई? कोड़धारी वन, जिसमें पेड़ अशोक पेड़ के देखे होंगे उसे कहते हैं कोड़धारी वन। कोड़धारी वन का ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से शंकुधारी वन भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। 105 कह रहा है, लकड़ी काटने का व्यवसाय उन्हीं प्रदेशों में किया जाता है जहां, नंबर ऑप्शन 1 लकड़ियों को बने से काटने की सुविधा, नंबर 2 सामुद्रिक तट पर लकड़ियों के परिवहन की सुविधा, नंबर सी
औद्योगिक क्षेत्रों की समीपता। नंबर 4, उपयुक्त सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है। जो लकड़ी काटने का व्यवसाय होता है किन प्रदेशों में किया जाता है, वो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों में किया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है भाई, ध्यान देंगे हम लोग। लकड़ी काटने का उद्यम निम्नांकित में से किस प्रदेश में सबसे अधिक होता है? क्या वह ग्रीष्मकालीन पतझड़ वाले वनों में, क्या वह समशीतोष्ण वन प्रदेशों में, क्या विषुवत रेखीय प्रदेश वनों में, या टुंड्रा वन प्रदेशों में? लकड़ी काटने का उद्यम निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे अधिक होता है? तो ध्यान दीजिएगा, लकड़ी काटने का जो उद्योग होता है वह सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी, समशीतोष्ण वन प्रदेशों में होता है। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कटिबंध में मछली पकड़ने का कार्य सर्वाधिक होता है? क्या उष्ण वाले क्षेत्र में होता है, शीतोष्ण वाले क्षेत्र में होता है, शीत वाले क्षेत्र में होता है, सभी में होता है? जो मछली पकड़ने का जो कार्य सर्वाधिक होता है, तो ध्यान दीजिएगा वह होता है केवल शीतोष्ण वाले क्षेत्र में होता है। क्यों? क्योंकि जब एक ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी हवा और भूमध्य रेखा से जाने वाली गर्म हवा के बीच में होता है तो फ्लैक्टन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब मछलियों के रहने के अनुकूलित दशाएं सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए शीतोष्ण ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 108 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तृतीयक व्यवसाय है। व्यवसाय के बारे में आपको बताया गया। प्राथमिक व्यवसाय जो पृथ्वी से सीधे सीधे उपयोग किया जाता है। द्वितीयक व्यवसाय उसे कहा जाता है जो उस व्यवसाय का रूप बदल ले आता है। तीसरा व्यवसाय होता है संचार, परिवहन इत्यादि होता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं क्या है। क्या परिवहन से होता है, निर्माण से होता है, कृषि से होता है, खनन से होता है? इसमें कृषि और खनन जो होगा प्राथमिक व्यवसाय होगा, विनिर्माण क्या होगा, द्वितीय उद्योग होगा। लेकिन पूछ रहा है ऑप्शन तृतीयक उद्योग, तो तृतीयक उद्योग इज द करेक्शन ए, परिवहन, अर्थात आप ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, कम्युनिकेशन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर ए होगा, परिवहन, जो तृतीयक उद्योग है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर। निम्नलिखित निर्माण उद्योग, ध्यान दीजिएगा, निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय है? निर्माण उद्योग को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। और ये विनिर्माण उद्योग कहाँ होता है? दक्षिण हिंद महासागर में, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में, और कह रहा है अंतिम चौथा ऑप्शन दिया है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। विनिर्माण उद्योग किस प्रकार व्यवसाय है? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय है? ये थोड़ा ऑप्शन कुछ गलत तरीके से दिया हुआ है। जो प्रश्न पूछना चाह रहा है ऑप्शन इसमें नहीं है। इस ऑप्शन को क्वेश्चन नंबर 109 को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, विनिर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय है? विनिर्माण उद्योग द्वितीय प्रकार का है, लेकिन है जो ऑप्शन लिखा हुआ है दक्षिण हिंद महासागर सब अलग लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो जो विनिर्माण उद्योग है वह द्वितीयक उद्योग है। कौन सा है भाई? द्वितीयक उद्योग है। ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार। लेकिन इसमें जो उत्तर होगा दे रहा है वह दक्षिण हिंद महासागर है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर 110। निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है और आगे कहा क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन देखिए, हमने आपको पहले बताया कि ये जो ऑप्शन दिए हैं ये सही ऑप्शन नहीं है, तो वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। विनिर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय है, फिर वही करा निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय। देखिए एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये जो ऑप्शन है पूरे गलत हैं, ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए। और देखिए ध्यान, निर्माण उद्योग क्या प्राथमिक व्यवसाय होता है, द्वितीयक व्यवसाय होता है, तृतीयक व्यवसाय होता है, चतुर्थक व्यवसाय होता है? तो विनिर्माण उद्योग जैसा कि आपको बताया गया, प्राथमिक उद्योग किसे कहते हैं? जो धरातल से सीधे उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया।
द्वितीयक उद्योग में विनिर्माण उद्योग आता है जो सीधे उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करता है। तृतीयक उद्योग किसे कहते हैं? यातायात को कहते हैं, परिवहन को कहते हैं और कम्युनिकेशन को कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग होता है। ठीक है, आगे को चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 111 नंबर। 111 नंबर को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि सांस्कृतिक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि सांस्कृतिक नहीं है? मतलब लैंड ऑफ कल्चरल नहीं है। क्या वो मंदिर है? क्या वो कॉल्डेरा है? क्या रेलवे स्टेशन है? बस अड्डा है? देखिए, दृश्य भू सांस्कृतिक रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, मंदिर है, लेकिन जो कॉल्डेरा है वह ज्वालामुखी का है। किसका है भाई? ज्वालामुखी का अंग स्थलाकृति है। ज्वालामुखी द्वारा जो स्थलाकृति निर्माण होती है उसे कॉल्डेरा कहते हैं। ठीक है ना, जिसे हम लोग कड़ाहा भी कहते हैं। ठीक, ग्रेटर भी इसका नाम है। ग्रेटर, कॉल्डेरा, ज्वालामुखी से शंकु, ज्वालामुखी, पंख, प्लग इत्यादि होते हैं, लेकिन जो कॉल्डेरा है वो क्या है? ज्वालामुखी शंकु, इसलिए यह दृश्य भूमि सांस्कृतिक नहीं है। करेक्ट आंसर इज द बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य भूमि सांस्कृतिक है? बैंक है, पोताश्रय है, यहाँ पोताश्रय लिख दीजिएगा, दूरदर्शन केंद्र है, उपरोक्त सभी। देखिए, दृश्य भूमि संस्कृति बैंक भी है। पोताश्रय का मतलब जहाँ बंदरगाह होते हैं, ठीक है ना, और यात्रियों के ले जाने जो जहाजी बंदरगाह, मतलब नदियों समुद्रों के किनारे पोर्ट स्थापित किए जाते हैं, जो जलयान द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन होता है। दूरदर्शन केंद्र जैसे टेलीविजन का जो सेंटर होता है जहाँ से टीवी प्रसारण किया जाता है, अर्थात उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले की ओर हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बातें और हैं कि जो सांस्कृतिक भूदृश्य होता है इसके जन्मदाता कार्ल शावर हैं। कौन है भाई? कार्ल शावर हैं। ठीक है ना, और कार्ल शावर ही बड़े महान व्यक्ति हैं, कार्ल शावर। ठीक, आगे की ओर चलते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य की ओर। कल्चरल लैंडफॉर्म में नगलापल्ली हेमलेट। निम्नलिखित में से किस कौन सी दृश्य भूमि में शामिल है? नगलापल्ली, ध्यान दीजिएगा, पल्ली। अभी आप एक टॉपिक आपको मिलेगा मानव अधिवास, ठीक है ना, अधिवास के अंतर्गत ये सभी आपको टॉपिक अति शीघ्र ही मिलने वाला है, वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें मिलेगा। और दूसरी बात, आपको जो मानव भूगोल है उस मानव भूगोल में प्रवसन एक टॉपिक है, प्रवसन के अंतर्गत ये सभी आएंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से मानव अधिवास के अंतर्गत मिलेंगे। अधिवास जो है सेटलमेंट, हाँ, इस सेटलमेंट के अंदर रूरल और अर्बन दोनों है, ग्रामीण और नगरीय अधिवास दोनों का आपको एक वीडियो मिलेगा जिसका नाम ही होगा अधिवास भूगोल। ठीक है ना, तो इस ऑप्शन को हम लोग पुनः देखते हैं और ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 113, नगलापल्ली हेमलेट निम्नलिखित में से कौन सी भूदृश्य में सम्मिलित है? क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य है, प्राकृतिक है, धरातली है, आकाशीय। ध्यान दीजिएगा, जो नगलापल्ली होता है यह जैसे एक तरीके से कहा जाए नगलापल्ली और टोला मोहल्ला बस्ती ग्राम बाजारी ग्राम, ठीक है ना, इस तरीके से जो एक सीरीज होता है छोटे से लेकर के बड़े तक क्रम की ओर, तो सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत वो आते हैं। इस चीज़ का वीडियो भी आपको शीघ्र ही मिलने वाला है, मानव अधिवास भूगोल। ध्यान दीजिएगा, उसको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उससे अवश्य पढ़ लेंगे तो आपका नियर अबाउट कम से कम इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 114 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति सांस्कृतिक भूदृश्य है? क्या कृषि फर्म है, वर्कशॉप है, डाकघर है, उपयुक्त सभी? तो सभी सांस्कृतिक भूदृश्य है। ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की ओर आ गए हम लोग। 115 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। विश्व में प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्या वह 4 है, 6 है, 8 है, 10 है? तो जो विश्व सांस्कृतिक प्रदेशों की संख्या है वह 6 है, जो मेगापोलिस लास्ट है इसका। ठीक है ना, अभी ये वीडियो जो अभी आपको बार बार कहा जा रहा है मानव अधिवास, तो ये मानव अधिवास में अधिवास भूगोल के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है, वहाँ पर आपको बढ़िया समझाया जाएगा। ठीक है ना, और आपको क्रम से स्टेप बाय स्टेप कैसे नगरों का होता है, महासन नगर महानगर जैसे स्थापित होते हैं, इसका क्रम आपको दिया जाएगा।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर। ये हम लोग का अभ्यास सीरीज चल रहा है। कम से कम इसमें 150 क्वेश्चन आसपास हम लोग मतलब 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जितना ही अभ्यास हम करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। यूरोप से पश्चिमी सभ्यता का प्रसार मुख्यतः जिन क्षेत्रों में हुआ वे क्षेत्र कौन से हैं? या वह मध्य अक्षांश में हुआ, या निम्न अक्षांशों में, या उच्च अक्षांशों में, या मध्य और निम्न दोनों में हुआ? तो जो यूरोपीय, जिसे हम लोग कहते हैं पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, तो यूरोप की जो पश्चिमी सभ्यता है उसका प्रसार मुख्य रूप से मध्य और निम्न अक्षांशों की ओर होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 117। पाश्चात्य संस्कृत का प्रसार मुख्य जिन क्षेत्रों में हुआ, तो किन क्षेत्रों में हुआ भाई? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में हुआ। हाँ हुआ है। क्या वह पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ है? क्या महाद्वीपीय यूरोप के पूर्वी देशों में हुआ है? जो अभी पाश्चात्य संस्कृति की बात किया जा रहा था उसका जो प्रसार हुआ है भूमध्य सागर, क्योंकि जो यूरोप महाद्वीप है भूमध्य सागर उसके नीचे है। पश्चिमी यूरोप में भी हुआ और महाद्वीपीय यूरोप में भी हुआ, पूर्वी क्षेत्रों में हुआ। तो इसलिए इसका उपरोक्त आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पाश्चात्य संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य संस्कृत सभ्यता जो है उसकी विस्तार इन सभी क्षेत्रों में किया गया है। इसे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले हम लोग देखते हैं 118 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की संस्कृति को क्या नाम दिया गया है? क्या इसे फ्रांसीसी संस्कृत कहते हैं, अंग्रेजी संस्कृत कहते हैं, एंग्लो अमेरिकन संस्कृत कहते हैं? उपयुक्त सभी। ये थोड़ा आपको इजीली होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, जिसे हम लोग उत्तरी अमेरिका कहते हैं, इस उत्तरी अमेरिका में ऑग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा का आविष्कार हुआ, जो यहाँ पर यूरोप वाले ही वहाँ जा करके बसे हुए हैं, जिसे हम लोग रेड इंडियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और उसे नई दुनिया की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज करने के बाद एक दार्शनिक, यूरोपीय दार्शनिक हैं जो अफ्रीका महाद्वीप से गए हैं, वो उनका नाम अमेरिगो वेस्पुक्की, उन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। और अमेरिका की जो भाषा है वह एग्लो मतलब इंग्लैंड की भाषा, मतलब अंग्रेजी भाषा है, इसलिए उसको एग्लो अमेरिकन कहते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए आगे की ओर हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 पहुंच गए, और 119 नंबर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड। ध्यान दीजिएगा मैप में कहाँ है न्यूजीलैंड? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में। अंग्रेजी संस्कृत को स्थापित करने का श्रेय किस निवासियों को जाता है? थोड़ा सा मैप में आप देखेंगे न्यूजीलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। और ये थोड़ा सा आप समय दें तो आपके लिए हम एक ड्रा तैयार करते हैं, और ये ड्रा थोड़ा सा आप देखेंगे कि हम पहले बना रहे हैं आपको भाई ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। सही नहीं बन पाया, फिर दोबारा हम लोग ड्रा करते हैं इसको। अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है भाई, ठीक है। इसके सबसे नीचे देखेंगे तो एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, ठीक। इसके बाद हम लोग कुछ दूर देखते हैं, इंडिया के और दूर देखते हैं, तो केवल उसी का मैप बना रहे हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का। तो ध्यान दीजिएगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप देखेंगे। ये है ऑस्ट्रेलिया, और इसके बगल में देखेंगे 3 द्वीप हैं, ठीक है ना। इन द्वीपों को कहा जाता है न्यूजीलैंड, इसे कहा था ऑस्ट्रेलिया, और ये जो है यहाँ पर देखा गया है ये है दक्षिण अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये मिला करके है आपका न्यूजीलैंड। इसमें किस संस्कृति का स्थापना हुआ है? मैप में आप ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आविष्कार किसका हुआ है वो ध्यान देंगे। क्या वहाँ पर फ्रांस द्वारा हुआ है, इंग्लैंड द्वारा हुआ है, स्पेन द्वारा, पुर्तगाल द्वारा? तो यहाँ पर जो संस्कृत का श्रेय है स्थापित करने का श्रेय अंग्रेजी सभ्य संस्कृति का, वह इंग्लैंड के द्वारा किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। और ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। जापान, उत्तरी कोरिया की संस्कृति पर निम्नलिखित में से किस देश की संस्कृति का प्रभाव अधिक है? जापान और कोरिया। तो जापान 4 द्वीपों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाई? होन्शु, किशोकु, क्यूशुकु, हैकोंडो, ठीक है ना। हैकोंडो, होन्शु, किशोकु, क्यूशु, 4 द्वीपों में ये बटा है। कोरिया का है उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया में। किस संस्कृति का प्रभाव अधिक है? क्या भारत का है वहाँ, क्या रूस का है, क्या चीन का है, अमेरिका है? तो ध्यान दीजिएगा, चीन के बगल में दोनों देशें पड़ते हैं, जापान और कोरिया।
वहाँ पर चीन का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 121 नंबर का। 121 नंबर क्या कह रहा है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आदिम जाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? खिरगिज का, शिमांग का, सकाई का, पिग्मी का। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें खिरगिज का नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए सेमांग, सकाई और पिग्मी भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। कहाँ है भाई? भूमध्य रेखा पर हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट से 121 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि 121 की कोई भी समस्या है तब 94, 51, 91, 26 और 21 ये व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले करके आप उस समस्या को लिख करके भेज सकते हैं और आपका समाधान किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब हम सभी लोग इसी के चलते तुरंत अभी सेकेंड यूनिट का शुभारंभ करते हैं और शुभारंभ करेंगे एक जोरदार तरीके से। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए राधे राधे और एक बार कमेंट बता के बताइए क्या फर्स्ट यूनिट आपको सफलतापूर्वक अध्ययन कराया गया। ये भाई का जो प्रयास किया गया है आपको समझाने के लिए कि आपके भाई ने मेहनत सही किया है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि अच्छा है या नहीं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन अब हम लोग यूनिट सेकेंड की ओर चलते हैं और सेकेंड यूनिट क्या कह रहा है इसको अब ध्यान से देखते हैं। सेकेंड यूनिट में हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं और सेकेंड यूनिट 122 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांगो बेसिन में रहने वाले पिग्मी आदिम जाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कांगो बेसिन नाम सुने होंगे। कांगो गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक देश है, वहाँ पर एक कांगो नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और वह 2 बार काटती है तो वहाँ पर कुछ न कुछ जनजातियाँ होती हैं। वो कौन सी जनजाति हैं भाई? पिग्मी जनजाति हैं। ठीक है ना। तो इस विकल्प के अनुसार अब हम लोग देखते हैं कौन सा होता है। ये नाटे कद के होते हैं, ये न पशु पालते हैं न कृषि करते हैं। अगला कह रहा है उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है। तो आप ध्यान देंगे जो पिग्मी जनजाति हैं वो छोटे कद के होते हैं, ये तो बात सही है। ये न पशु पालते हैं न कृषि करते हैं, तब क्या करते हैं भाई? ये शिकार करते हैं। तो इसलिए दोनों सही, इन दोनों सही के लिए उपरोक्त ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर का। 123 नंबर आइए देखिए क्या कह रहा है भाई, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। 123 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं एक जोरदार तरीके से। पुनः एक बार आप लोग लाइक करिएगा भाई। इज्जिक, ध्यान दीजिएगा, इज्जिक, इज्जिक क्या होता है? इज्जिक कूल नामक मीठे पानी की झील का संबंध निम्नलिखित में से किस आदिम जाति से है? इज्जिक कूल नामक मीठे पानी की झील है। ठीक है ना। क्या यह खिरगिज से है, क्या एस्किमो से है, शिमांग से है, बुशमैन की है? जो इज्जिक कुल नामक मीठे झील, पानी झील है, यह कहाँ है? यह कहाँ है भाई, कौन बताएगा? किर्गिस्तान का नाम सुने होंगे। वहीं पर एक खिरगिज जनजाति पाई जाती है जिसे 40 पुत्रियों का इसका अर्थ होता है 40 पुत्रियाँ। ठीक है ना। इनका जो क्षेत्र है वह है खिरगिज। वहाँ पर खिरगिज जनजातियाँ हैं जो उस मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। ठीक है ना। ये इनके बारे में अभी आपको एक विश्व जनजाति का टॉपिक तुरंत ही मिलने वाला है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो अवश्य आपको ये समझ में आएगा। और इनका क्या व्यवसाय है, कैसे रहते हैं, इसका क्षेत्र क्या है, अगले वीडियो में आपको मिलेगा, जिसका नाम ही होगा विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो आप विश्व की प्रमुख जनजातियों के जो टॉपिक आएगा उसको आप ध्यानपूर्वक शब्दों पर बढ़िया से पढ़िएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। बुशमैन निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में रहते हैं? कालाहारी में रहते हैं, सहारा में रहते हैं, अटाकामा में रहते हैं, थार में रहते हैं। बुशमैन जनजात कालाहारी तंजानिया में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है और मरुस्थल है वहीं पर किलिमंजारो पर्वत श्रेणी है। ठीक है ना। किलिमंजारो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है, उसी में क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है जिसमें बुशमैन जनजात, इसलिए क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है और 125 में हम लोग देखते हैं खिरगिज लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं का, ध्यान दीजिएगा, पशुओं का खाल
ठीक है ना। बनाए गए पशुओं के खालों से अस्थाई मकान या तंबू क्या कहलाते हैं? क्या वह आल कहलाते हैं? क्या वो यूर्त कहते हैं? यहाँ यूर्त लिखाना चाहिए, ठीक है ना। यूर्त कहते हैं या टिप्पी कहते हैं या कराल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आपको होमवर्क कमेंट करके उत्तर बताएंगे। इस्कीमो सॉरी थोड़ा इग्लू, ध्यान दीजिएगा, इग्लू किस जनजाति का घर है? इग्लू किस जनजाति का घर है? एक कमेंट बॉक्स में लोग बताइए, तब तक हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इग्लू, ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इग्लू किस जनजाति का घर है? इग्लू किस जनजाति का घर है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। क्वेश्चन नंबर का है 25, किर्गिज लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खाले से जो अस्थाई मकान या तंबू होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? याल कहते हैं, उर्त कहते हैं, टिपी कहते हैं, कराल कहते हैं। उससे हम लोग यूर्त कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं भाई? यूर्त कहते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 126 की ओर हम लोग आ गए हैं और 126 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों का संबंध ग्रीनलैंड से है? बुशमैन का है, स्कीमो का है, यूकाधिर का है, शिमोयड का है। तो जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के बगल में आपका यूएसए का अलास्का क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, यूएसए का अलास्का क्षेत्र और कनाडा क्षेत्र, ठीक है ना। ये सभी क्षेत्र और ग्रीनलैंड में एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है स्कीमो। क्या जनजाति है भाई? स्कीमो। और स्कीमो का ही घर है इग्लू। स्कीमो का ही एक कयाक नाव है, स्कीमो का ही वहाँ पर इग्लू बर्फ का घर बनाया जाता है, ठीक है। आगे हम अगले और चलते हैं और अगला है इनका 127 क्वेश्चन नंबर 127 को हम लोग देखते हैं। स्कीमो लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली नाव क्या कहलाती है? काशिमुम कहलाती है, विली विली कहलाती है, कयाक कहलाती है, इलुइत कहती है। शिमुम और विली विली एक विशेष प्रकार की पौने हैं, ये तो नहीं हो सकता। तो क्या होता है भाई? कयाक इनका नाव है। तो स्लेज क्या है? स्कीमो जनजाति का स्लेज क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं, स्लेज क्या है? ध्यान दीजिएगा, बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए स्लेज क्या है, तुरंत इसे लिखिए, ठीक है। तो स्लेज क्या है भाई? एक बार पुनः बताइए आप लोग, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लेज कमेंट बॉक्स में लिखिए, स्लेज क्या है? स्लेज उनका एक गाड़ी है जो कुत्ते या रेडियर द्वारा चलाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 129 की ओर चलते हैं। स्कीमो द्वारा निर्मित बर्फ के घर कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उनका जो घर है वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कीमो का जो निर्मित बर्फ से घर हैं उसे क्या माओपॉक कहते हैं, इतुरपॉक कहते हैं, हार्पून कहते हैं या इग्लू कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी ये करेक्ट आंसर, इसे इग्लू कहते हैं। हार्पून इनका मछली पकड़ने या मारने का एक यंत्र है। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो हार्पून इनका क्या है? यंत्र है। इग्लू इनका घर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है 130 की ओर हम लोग आ गए। बुशमैन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? क्या शिकार करना है, कृषि करना है, मत्स्याखेट करना है या खनन करना है? तो बुशमैन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वह है शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 131 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मते में से कौन भूमध्यरेखीय वनों में कांगो बेसिन रहते हैं? क्या कांगो बेसिन में पिग्मी रहते हैं या बुशमैन रहते हैं, पिग्मी रहते हैं, किर्गिज रहते हैं, शिमांग रहते हैं? भूमध्य रेखा के कांगो बेसिन क्षेत्र में, कांगो बेसिन क्षेत्र आपको बताया गया, कांगो बेसिन क्षेत्र में कांगो गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और वहाँ पर कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? पिग्मी पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा में रहती है, ठीक है। आगे की हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन 132 क्या कह रहा है इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। पिग्मी लोग निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? या मंगोलायड हैं, ऑस्ट्रेलॉयड हैं, कॉकेसॉयड हैं या निग्रेटो हैं? तो जो पिग्मी लोग हैं वह मंगोलायड प्रजाति के हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर ए ई तक
करेक्ट आंसर। 133 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आदिम जात के लोगों का निवास स्थल उष्ण जलवायु कटिबंध के होते हैं? उष्ण जलवायु से युक्त हैं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस आदिम जनजाति के लोगों का निवास स्थल उष्ण आर्द्र जलवायु से युक्त है? क्या एस्किमो का है, किर्गिज का है, बुशमैन का है, पिग्मी का है? तो क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्द्र, ध्यान दीजिएगा, उष्ण आर्द्र का मतलब समझ रहे हैं, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई? वहाँ पर टेम्परेचर होता है, उसके बाद ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी से ही रेन होता है, और वर्षा के बाद ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और वहीं पर सबसे बड़े जीव जंतु जानवर होते हैं। इसी जीव जंतुओं का शिकार करते हैं और वहीं पर उनका निवास स्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और थोड़ा सा मोबाइल जवाब देने वाली है, इसलिए हम लोग थोड़ा अब क्वेश्चन को कम ही हल कर पाएंगे। सोचा गया था 150 पूरा किया जाएगा, लेकिन वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो आज लगभग हम लोगों ने 135 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, और तो आज हम लोग 133 कर चुके हैं। 35 की ओर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। 34 की ओर चलते हैं। पिग्मी लोगों द्वारा अपनी झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, तो किससे बनाई जाती हैं भाई? पहाड़ों ढालों पर बनाते हैं, समुद्री तटवर्ती भाग पर बनाई जाती हैं, वृक्षों पर बनाई जाती हैं, दलदली भाग पर बनाई जाती हैं। जो पिग्मी लोग होते हैं वो आपको बताया गया एक प्रोसेसिंग कि वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा आर्द्रता भी होती है, और वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा के कारण ही वहाँ सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती है, और वनस्पतियों पर ही ये अपना घर बनाते हैं और वही शिकार करते हैं। तो घर कहाँ बनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मध्य एशिया में रहने वाली प्रमुख आदिम जाति है क्या? पिग्मी है, यूकाधीर, किर्गिज है, याकूत है? तो जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया का मंगोलिया क्षेत्र, किर्गिस्तान ना, ये सब देशों में कौन से जनजाति? किर्गिज पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा आज मोबाइल बैटरी सिस्टम थोड़ा डाउन होने की वजह से बस आज इतना ही। हम लोग 136 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कोई भी समस्या हो, प्रश्नों का उत्तर, कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया तब 94 51 91 26 21 व्हाट्सएप नंबर है, और अमरीश एकेडमी पर जो भी समस्या है, इस समस्या का समाधान आप यहाँ कर सकते हैं। तो आप खूब मेहनत कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।